यस संदीप को है। तो शुरू करें। सभी को नमस्ते। और आज हम सभी इस समय विस्थापित कब तक के मंच पे एकत्रित हुए हैं और सभी हमारे साथ वही अपने कश्मीर की गणमान्य हस्तियां हैं और वो सभी शख्स लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने कश्मीर में अपना किया है। और आज का मौजू भी और आज का जो विषय हमारा है वो कश्मीर में हमारे कश्मीरी हिंदुओं की शहादत को लेकर के है, जिसको लेकर के हम सन 90 से लेकर के आज तक हम उस शहादत के जो हमारे किस्से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज भी हमारे पास एक वैसे ही दुखदाई मंजर हमारे साथ एक बार फिर घटा है 2 जून 2021 को, कि हमारे बीच में एक प्रसिद्ध कहें या सामाजिक सर्विस में रहने वाला सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकली एक्टिव, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जो प्रतिनिधित्व था कश्मीर की राजनीति में वो बिल्कुल हाशिए पे चला गया था। और जब से कश्मीर में तथाकथित सेकुलर सरकारें आई या कहिए कि राजघराने का राज गया, तो कश्मीरी पंडितों को नेपथ्य पे ले जाकर के छोड़ दिया गया। तो उस गैप को भरने के लिए जब हमारी कश्मीरी कम्युनिटी के ही कुछ लोग जब आगे आए, तो वैसे ही उन्हीं ही लोगों को निशाना बनाया गया और उनको जो है जिहादियों ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। तो आज हम सब राकेश पंडिता जी, जिनका देहावसान यानी जिनको जो है 2 जून 2021 को जो है शहीद कर दिया गया था, उनके निमित्त जो आज हम श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही एक विषय ऐसा भी है, क्योंकि उससे पहले भी पिछले साल हमने देखा था कि 8 जून 2020 को जो है अजय भारती जी की हत्या, वो भी एक ग्राम पंचायत के प्रधान थे, सरपंच थे, उनको भी जिहादियों ने जो है इसलिए कत्ल कर दिया था कि वो कश्मीर में भारत की आवाज बन करके राजनीति जो है एक लोकल स्तर की राजनीति में भी अपनी भागीदारी दिखा रहे थे, जो 1990 से लेकर आज तक गायब थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए आज हमें फिर एकत्रित होना पड़ रहा है, जो बड़ी शर्मनाक बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे ज्यादा जहां पर मानवाधिकार की बातें की जाती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की बातें की जाती हैं, वहां पे ही सेकुलरिज्म हाशिए पे है और वहां पे ही जो है मानवाधिकारों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बड़ा दुख का हमें विषय है कि इस प्रकार की हमें सभाएं करनी पड़ रही हैं और हमारे लोग सन 89 से लेकर के अब तक जो है इसी प्रकार मारे जा रहे हैं जिहादियों के हाथों। तो आज इस कार्यक्रम में सभी आगंतुक जो है हमारे आए हुए मंच पे मंचासीन व्यक्तित्वों को मेरा नमस्कार है। और विस्थापित कब तक का ये मंच आज उस आवाज को उठाएगा कि कैसे और आखिर कब तक और क्यों इस प्रकार विस्थापन के बाद भी अगर हम वापसी की चीज सोच रहे हैं या हमारे लोगों के मन में विस्थापन के बाद वापसी आने का जो कोई मन में उम्मीद है, आशा की किरण है, इस प्रकार के हत्याकांडों के बाद क्या वो बच पाएगी? क्या हम इन प्रकार के हालात में कश्मीर वापस जाने की सोच सकते हैं? क्योंकि ये बार बार एक यक्ष प्रश्न की तरह सामने खड़ा हो जाता है कि कश्मीर में जो कोई जाने की कोशिश कर रहा है, जो वहां की राजनीति या मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है, जो कोई कुछ करना चाह रहा है कश्मीर के लिए, इतने सालों से वो बाहर रहा और अपनी जान को हथेली पे लेकर के वो वापस जा रहा है, तो उसके साथ ऐसे ही होगा। तो यानी जो हमारे सामने हमारा जो एक इतना बड़ा समुदाय जो 90 में विस्थापित हुआ, लगभग 10 लाख के आसपास हमारी आबादी है और हमसे रोज यही कहा जाता है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सब ये कहते हैं कि आप वापस आए अपने स्थानों पर, अपने जगहों पे वापस रहना शुरू कर दें। तो इन हालात को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए, इन हत्याकांडों को देखते हुए हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वापस जा पाएंगे। तो आज इन्हीं प्रश्नों को लेकर के और अपने इन शहीदों को श्रद्धांजलि के निमित्त हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मेरा आग्रह है कि इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज का बैठक का और आज की इस श्रद्धांजलि सभा का आगाज हो। और मनीष जी से मैं चाहता हूँ कि इस मंच पे वो आगे की इस बैठक को आगे बढ़ाएं। मनीष जी। नमस्कार। आज एक बार फिर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं इस बात को लेकर कि कश्मीरी हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। कश्मीरी हिंदू जिसे 1990 में आतंकवाद के कारण प्रदेश को छोड़ना पड़ा, आज 1989 में श्री टिकला टप्पू के हत्याकांड के बाद और आज 2021 में जून में श्री पंडिता जी के हत्याकांड के बाद क्या बदला और क्या वैसे ही वहां पर है। पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। एक शेर है हमारे एक बहुत बड़े शायर का कि लगेंगे हर बरस मेले शहीदों की चिताओं पर,
वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। ये आज भी प्रसंग सही है, बस फर्क ये है कि कोरोना के कारण आज हम लोग एकत्रित हो रहे हैं ऑनलाइन। बस आज हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या करें, कैसे। तो बात उठती है कि भाई वापसी की बात उठती है, कोई कहता है जी कि वापस जाना चाहिए, कोई तो कैसे। आज हम इसी विषय पर, इसी बात को लेकर आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे शहीदों के परिवार जिन्होंने बहुत कुछ खोया है इसमें, उनको लेकर हम ये बातचीत चालू कराना चाहते हैं कि कैसे, क्या होगा आगे। क्या आज भी हम उसी स्थान पर हैं जो 1989 या 90 में थे? क्या बदला और क्या क्या रह गया हमारे लिए? तो आज हमारे साथ, हमारे बीच हैं इस विषय बात करने के लिए श्री सुनील कौल जी, जिनके पिताजी को अपहरण किया गया था और उनके अंकल का अपहरण किया गया था और उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी टॉर्चर करके। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्री आई के भट्ट जी, जो वाइस चांसलर है, जिनकी माता श्री की हत्या हुई थी जिस बम विस्फोट में, पहला हत्याकांड था वहां पर बम विस्फोट में। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्री अरुण कांदरू जी, जो पंटा साहब के खास मित्र थे, एडवोकेट हैं जम्मू में, और पंटा जी, राकेश पंटा जी के बहुत अजीज दोस्त। और हमारे साथ हैं इस बीच में जुड़े हुए, और हमारे साथ हैं इसमें जुड़ रहे हैं कांदरू जी, निर्भट जी। तो अब हम इस विषय पर चालू करना चाहते हैं कि भाई आज हम कहां पर हैं और क्यों हमें ही मारा जा रहा है, हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब हम लोग सोचते हैं या ऐसा माहौल बनने की कोशिश होती है कि हमें वापसी के मतलब तैयारी हो जाती है, तो हमें टारगेट शुरू होता है। तो मेरा पहला प्रश्न है सब लोग, श्री सुनील कौल जी, श्री आई के भट्ट जी, श्री अरुण जी से, कि are KPs being targeted for being a symbol of Hindu political hegemony? श्री सुनील कौल जी, अपनी राय व्यक्त करें इसके ऊपर। हेलो। हाँ जी, मैं हेलो। हाँ, सबसे पहले श्रद्धांजलि श्री राकेश पंडिता जी को, जिसके लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उनको। और ये साल 1 साल होने को आएगा जब 8 जून को जब अजय भारती जी की भी हत्या हुई थी। और 31 साल हो जाएंगे इसी महीने में मेरे पिताजी और मेरे अंकल को, जिनको सेम वे में कश्मीर में मौत के सुपुर्द कर दिया था बिकॉज ऑफ फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जिहादिज्म। तो जो आपने सवाल पूछा कि भाई हमारे साथी क्यों और ये क्यों, ये क्वेश्चन अपने आप में, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। क्योंकि कश्मीर में जैसे हम जानते हैं, सभी जानते हैं, मेन तो 2 ही स्टेक होल्डर्स थे, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी हिंदूज। एंड ये हमको सबको मालूम है कि कश्मीरी हिंदूज 100% वर नेशनलिस्ट एंड प्रो इंडिया। हम ही थे जो इंडिया का फ्लैग लेके चलते थे। एंड वाई सिलेक्टिव किलिंग्स, उसी से उसका रीज़न पता चलता है कि भाई, क्योंकि जो कश्मीर में एजेंडा चलाना था, जो वहाँ पे स्ट्रेटजी थी, उसमें हम ही रोड ब्लॉक थे, क्योंकि हम नेशनलिस्ट थे। और वो नेशनलिज्म को एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए ही ये सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं। चाहे 89, 90 देयर ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक, मतलब टिल 2 जून जब अभी लेटेस्ट राकेश पंडिता जी की हत्या हुई। मतलब दिस इज अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म आज तक, मतलब अभी तक तो खत्म नहीं हुआ और आगे भी खत्म नहीं होगा जब तक इसमें सरकार, चाहे वो पास्ट डिस्पेंसेशन से तो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बिकॉज वो रीज़न थे इसको स्टार्ट करने में। और करंट डिस्पेंसेशन भी, जिनसे हमें इतनी उम्मीद है, अभी 7 साल होने को आए हैं, तो अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट विजिबिलिटी दिख नहीं रहा हमको कि भाई जो हमारे कश्मीर, जो हमारे खून में बसा हुआ है, एक एक रग में बसा हुआ है, कि उसमें कोई हमको दिख नहीं रहा, कोई लाइट एट द एंड ऑफ टनल कोई हमको दिख नहीं रही। टनल ही टनल दिख रही है, कोई लाइट दिख नहीं रहा हमको। हमारा कोई ऐसा, हम सभी परिवार यहाँ पे हैं, जैसे मतलब जो दोज हु हैव सफर, जिन्होंने सफ़र किया है, थ्रू मतलब उनके परिजनों को मारा गया या
जिनको नहीं भी मारा गया उनके सेंटिमेंट्स को मारा गया, उनके जज़्बातों को मारा गया, उनकी पूरी जीवनी को मारा गया। तो हमारे कोई सिम्पैथी सरकार से चाहिए नहीं, बट हमारा तो यही था कि भई हम जिस जिस हम एनवायरनमेंट में रहते थे, वो एनवायरनमेंट हमसे छीना गया, जानें भी चली गईं, बट वो हमको दिख नहीं रहा, मतलब इतना लॉस करने के बाद भी हमको कोई वो दिख नहीं रहा कि हमको वो नज़र आए कि हाँ भाई, अभी एटलीस्ट कोई विज़न है उस सेंस में। ठीक है, 370 हटा दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अच्छी बात है वो हो गया। बट एज़ फार एज़ हम कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे वापस जाना, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे रग-रग में बसा हुआ कश्मीर, इन एवरी ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। वो ब्लड हमको दिख नहीं रहा कि हमारे नसों में वो वापस मतलब एकदम वैसे ही वापस फ्लो होगा। तो जब तक सरकार कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेती, जब भी ये बात छेड़ी जाती है कि वहाँ पे वापस लेके जाएगा, तो वहाँ पे वापस, क्योंकि फोर्सेज़ वहाँ पे वापस वही चालू हो जाते हैं कि आप आपको तो सेपरेट जगह मिलेगी नहीं, आपको तो वापस उन्हीं जगह पे आना पड़ेगा। तो अगर वैसा ही है तो हम जाएँगे क्यों? क्योंकि हम जिस कारण से निकले, वो कारण था बिकॉज़ हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हाँ, एक रिस्पेक्ट मिनट सुनील जी, 1 मिनट, हमारे बीच जुड़ गए हैं श्री विजय भारती जी भी, ओके। जो श्री अजय पंडिता जी के भाई हैं, जिनको लास्ट ईयर जिनका असैसिनेशन हुआ था, जिनको सरपंच थे, वो भी जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री वेद चाचू जी, उनकी फैमिली को भी पाकिस्तानी जिहादियों ने 1947 में ब्रूटली मर्डर किया था, तो वो भी हमारे साथ हैं। नमस्कार ठीक, सर। सुनील ओके। जी। तो इसका कोई एंड नहीं है, और मतलब सरकार को कॉन्क्रीट, मतलब एक बोल्ड इसमें बनना ही पड़ेगा। अभी इस मामले में सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दो हम उनको फुल सपोर्ट देते हैं, बट कोई इसमें कोई कॉन्क्रीट एक्शन दिख नहीं रहा है। सब बातें ही हो रही हैं, जब भी वो बात छिड़ती है कि हमको वहाँ पे सेपरेट बसाया जाएगा, तो वहाँ पे वही फोर्सेस खड़े हो जाते हैं, नहीं, नहीं, सेपरेट नहीं, इनको तो वापस उन्हीं जगह पे आना चाहिए। वो क्रोकोडाइल टीयर्स जो होते हैं, वापस उनके छेड़ दें। अगर वैसा ही है, हम वापस अपनी जगह पे जाएँ, तो अब हर जैसा कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रहते थे, 3-4 घर, 5-6 घर, और सराउंडेड बाय दी अगेन दैट इनसिक्योरिटी। और जो डर हमारी फीमेल्स ने देखा है, हमारे बच्चों ने देखा उस टाइम, वो डर के माहौल में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि एज़ आई सेड कि हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अब। एक बार हमने खोया है इतना, हम अभी अब अपने और लोगों को खो नहीं सकते वहाँ पे। और आई मीन जैसा आपका उसमें ये भी क्वेश्चन था, वेदर अ पॉलिटिकल, येस ऑफ कोर्स इट वाज़ अ पॉलिटिकल प्लॉय। ये जो जिहादी हैं वो तो नॉन डेविल्स हैं। उनसे तो एक्सपेक्टेशन, वो तो ऑफ कोर्स दे आर द नॉन डेविल्स, बट अननोन डेविल्स वाज़ द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। द कांग्रेस देन जैसे मैंने लास्ट ईयर मैंने बताया था कि उस टाइम जब जगमोहन जी फिर बाद में आए, तो उन्होंने क्लियर ओपन लेटर लिखा था कि भाई, उन्होंने क्लियरली इतनी वार्निंग्स दी थी उस टाइम से कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को, बट ही नेवर प्लेड। उन्होंने एक भी उस पे एक्शन लिया नहीं, और वो बढ़ते-बढ़ते ऐसा चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जिसके कारण अभी इनको इतना सपोर्ट मिला है, और जो किलिंग्स अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो जब तक सरकार इसमें कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान लेके नहीं आएगी, हमको एक सेपरेट बसाने के लिए, आई डोंट थिंक हमारे हमारे शहीदों को एक शांति मिलेगी तब तक। तो ये मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया आपने कहा सुनील जी। हाँ जी। हेलो। यस। हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया से इसको बोला है। मनीष जी, जी, आर यू देयर? या हाँ तो हाँ, मैं जैसे अब विजय भारती जी, जो अब आप अजय जैसे कह रहे थे अजय कि भारती जी के जो अजय भारती जी के भाई हैं, जो पिछली बार जो शहीद हुए थे हमारे कश्मीर उस वैली में, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद, अजय विजय भारती जी, जी। हेलो। आर्टिकल नमस्कार 370, महाराज। नमस्कार नमस्कार, महाराज, नमस्कार। what has changed
for KPs after the revocation of Article 370? Is there any change you found? आपको लगता है कुछ बदला है कश्मीरी पंडितों के लिए, खास तौर से धारा 370 के हटने के बाद? धारा 370 या 86 मानो आप, 1986 जब साउथ में मंदिर जलाए गए बिकॉज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, उनके ब्रेन में ही है इस्लाम। 90 में माइग्रेशन और 96 में फिर से इलेक्शन। हम 20 साल वहां रहे, लेकिन उनके ब्रेन में सिर्फ इस्लाम है। पाकिस्तान ने सिर्फ वहां पर इस्लाम, सिर्फ रिलीजियस। यहाँ जब हम छोटे बच्चे थे, मैं भी वहां पर 10-12 साल का था, तो 86 में पहले उनने हमारे जितने भी संस्थाएं थे, जितने भी मंदिर थे, तो जला दिए, डरा के रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सेंटर में बैठी हुई, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। उनके माइंड में सिर्फ इस्लाम है जी। हम अब आर्टिकल हो, हम 20 साल से वहां घर में रह रहे हैं। 8 जून को भाई साहब को किल किया गया। आर्टिकल हटने से या उससे पहले बंधामा हुआ, नाड़ी मर्ग हुआ, यहाँ 90 में हमारे टिकलाल टिपलू जी थे, हमारे नीलकंठ गुंजू थे। पहले उन्होंने हमारे जो सरकार के सामने एडवोकेट थे, उनको इस साइड पे कर दिया कि जो हमारी बात कहीं पर पहुंचाते। जो उनके दिमाग में है रिलीजियस। आप किसी भी वहां पर, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो गेजेटेड है, चाहे वो अनपढ़ है, कोई भी टॉपिक उनके साथ आप जब भी बोलोगे तो वो इस्लाम बीच में लाते हैं। आप किसी ऑफिस में जाओ, कोई भी बात करो उसके साथ, बिकॉज आप कोई काम लेके जा रहे हो उनके पास, वो उसमें भी इस्लाम लाएंगे। हम उनके बीच में कैसे रह सकते? हम तो 20 साल से रह सकते थे। हम, मेरे भाई साहब सरपंच थे और वो 20 साल से पॉलिटिक्स में थे। मतलब पॉलिटिक्स होता था पहले कि लोगों की सेवा करना, आजकल बन गया है पॉलिटिक्स बिजनेस। और कश्मीरी पंडित, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करेगी। करना हमें खुद है। मैं प्रोफेशनली एक कैमरामैन और प्रोफेशनली मैं एक प्रोड्यूसर। मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज की है 20 साल पहले कि मैं कैंपों में गया हूँ, बहुत सारे कैंपों में गया हूँ। आखिर आप चाहते क्या है? अगर हमें वहां टाउनशिप मिले, सेपरेट टाउनशिप मिले, तो हम वहां पर रह सकते। हमें सेपरेट चाहिए। हम उनके बीच में नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। हमें, जैसे हमारे भगवत गीता है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया है कि आप शस्त्र उठाओ। अर्जुन ने 2 अध्याय में बोला नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये मेरे अपने हैं। कश्मीरी मुस्लिम डाइवर्टेड हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, हमें तभी वो लगते हैं अपने। जब भी इंडिया कोई भी कश्मीर की बात करने लगता है, जो भी वहां पर मगरमच्छ है वो आ जाते हैं। कल सोपोरो में ही इंसिडेंट हो गया, तो महबूबा जी का स्टेटमेंट, किसी की बात होगी तो उनका स्टेटमेंट।
चलो हमें उनके बारे में बात नहीं करनी है, हमने अपनी बात करनी है, कश्मीरी पंडित की बात। मैंने जब भी 8 जून को मैं, मम्मी और मैं यहाँ जम्मू में थे और बाकी लोग ये कश्मीर में थे। 8 जून को मुझे यही 5 बजे फोन आता है जीजा जी का कि भैया को किसी ने टास मारा है। मैंने बोला टास क्या मतलब? वो बोलने लगे आप क्यों इतना? मैंने बोला कश्मीर में टास किसी और चीज को बोलते हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ उधर। मैंने बोला कन्फर्म करो। उसने बोला नहीं कुछ नहीं है, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। टास है? डंडे का टास पड़ा है, क्या टास पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो कि मुझे किसी एक फ्रेंड ने रिप डाल दिया व्हाट्सएप पे, तो मैं समझ गया अंदर से, लेकिन कन्फर्म मुझे कुछ नहीं। फिर जल्दी से मैंने भैया को फोन किया, तो भैया का मोबाइल चल नहीं रहा था, रिंग चल रही थी लेकिन कोई उठा नहीं। मैं डैडी को फोन किया, मैं बोला डैडी भैया कहाँ है? बोला भैया बाहर निकले, अभी खाना खा के बाहर निकले। तो मैंने बोला इसको भी पता नहीं है। तो फिर मैंने सिस्टर को फोन किया, क्योंकि सिस्टर उसके, वो शॉप पे गए थे, सिस्टर उसके पीछे गई। तो यूं त्यों करके तो पता हो गया कि ऐसे। लेकिन मेरे ताया जी थे ओमकारनाथ पंडित साहब, उसने बोला जब भी कभी भी घर में कोई मुश्किल आ जाए, शेर बन के रह, किसी को लगने नहीं देना कि इसको कुछ हुआ है। वैसे ही हमें कश्मीरी पंडित को एक, जैसे लॉयन बोलते हैं हम, वैसे हमें स्ट्रांग बना। हमें आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए है। हम तो डिस्प्लेस्ड हो गए अपनी जगह से। हमारी बात 7 साल से कुछ हुई, सिर्फ रिलीफ बढ़ाओ, उससे क्या होगा? मैंने तब भी एक स्टेटमेंट दिया था, जो मेरा पहला स्टेटमेंट था, कि हमें दे दो सेपरेट टाउनशिप, सेपरेट होमलैंड, और हमें कश्मीरी पंडित आर्मी रेजिमेंट दे दो। क्योंकि जब तक हमारी अपनी सुरक्षा हम खुद नहीं कर सकते, हम औरों के भरोसे कितनी देर रह सकते? आज तो 31 साल हो गए। और हमें शारदा यूनिवर्सिटी, तब मैंने 2003 में एक स्टोरी बनाई थी कि हमें शारदा यूनिवर्सिटी चाहिए। आप देखिए कश्मीर की टोपोग्राफी है क्या आज का। हमारे गांव का नाम है लोक भवन, लेकिन मस्जिद पे लिखा है औरंगाबाद। अनंतनाग का नाम है अनंतनाग, लेकिन उनके शॉपों पे लिखा है इस्लामाबाद। क्या गवर्नमेंट ने कभी फाइन किया उन शॉपकीपर पे कि आपने अपने जगह का नाम क्या रखा है? अगर घेराव करना है तो अलग अलग दिशाओं से करो। हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं मानता ही नहीं है। हम बोलेंगे हमें होमलैंड दे दो, वो उनके साथ बात करेगी। क्या आप इनको यहाँ होमलैंड बसना चाहते हो? कश्मीर तो भारत का अंग है, उनको उनके साथ क्यों बात करनी है? वो कौन होते हैं? हमारी 5000 साल की अपनी रियासत है, हिस्ट्री है हमारी। आर्टिकल या कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। पाकिस्तान ने 1947 से ही कबायले भेजे हैं वहां, तो उनका यही था कि हम वहां से हिंदू को या तो डाइवर्ट करें, या तो इनको भगाए, या तो मार डालें। अभी राकेश मेहता जी गए, उनके फादर की डेथ हो गई। अब बोलते हैं कि वो क्यों जल्दी गए?
इनको रखा है उधर कि आप आंगनवाड़ी और कुछ भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट्स है उनकी सैलरी छोड़ने के लिए। क्योंकि मेरे भाई साहब जब जाते थे सरपंच थे, आपको क्यों जाना है 30 को फर्स्ट आ रहा है, नहीं उनकी सैलरी। और यहाँ तक कि हमारे गांव में मैं गया वहां अक्टूबर में, 15 दिन मैं उधर बैठा था। मैंने बोला ये क्या हुआ, किसी से बोला ये अपनों ने ही किया। मैंने बोला मतलब अपने कौन, अपने तो गांव वाले ही है। बोला हाँ। मैं बोला किसने किया, बोला अपनों ने। कश्मीर में अगर हमारा दुश्मन है या तो पड़ोसी है या तो दोस्त है, वो अपने तो वही है, फिर कौन अपने। यहाँ तक जो वहाँ इस्लामिक ब्रेन चल रहा है उसको डाइवर्ट कैसे किया जाता है। और हम अपनी मतलब जैसे हमारी खीर भवानी है, क्या हम खीर भवानी के नाम से यूनिवर्सिटी कश्मीर में नहीं डाल सकते। वजूद हमें फिर से रिवोल्ट करना है, क्योंकि रिवाइव करना है हमें। जैसे वहां नई नई मस्जिदें डाली, जिस जिस जगह पर कश्मीर में हम रहते थे। देखिए आप क्या, आप बोलते हैं पाकिस्तान से टेररिस्ट आता है, साथ में ही उधर मस्जिद डाली गई बुलंद के साथ, 7 फीट भी नहीं। और उधर डालने का कोई फन ही नहीं है, एक ही घर रहता है। ये थोड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां मस्जिद डाली, ये पाकिस्तान ने थोड़ी ही डाली। ये पीछे ब्रेन पड़ा हुआ है कि कश्मीरी पंडित का घर इधर रहता है, इनको रोज रोज यहाँ पर, क्योंकि मंदिर भी है मस्जिदें भी वहां पर है, इनको कुछ किचकिच होना चाहिए। मैं बोलता हूँ उन लीडर्स को जो बोलते हैं कि ये इनके साथ रहेंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर एक घर रहता है उसको 7 फीट के दायरे में वहां मस्जिद कैसे बनाई गई। चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि जो भी मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारा है, चलो एक ही है भगवान का नाम। लेकिन जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तो हर किसी की भावना है अपनी। आप चाहते हैं नहीं हमारे साथ रहे, लेकिन यह वहां से करते हैं नहीं, यह भगाए कैसे। इस बात को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। अब हम सारा कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचे, तो हम क्या कर रहे हैं। हमारी कौन सी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी। एक आर्मी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाए। क्या हम खुद लड़ नहीं सकते। अगर हम लड़ नहीं सकते तो अपना बचाव तो कर सकते हैं। राकेश पंडिता जी किसी के घर गए तो पीएसओ कहाँ है। अगर कश्मीरी पंडित का ही होता पीएसओ तो थोड़ा सा ध्यान में तो रख। हमें बोलते हैं नहीं आप पैकेज पे जाओ, आप टीचर बनो, आप वो डिपार्टमेंट करो, ये डिपार्टमेंट हो। आखिर हम शास्त्र कब उठाए। महाभारत आप, अर्जुन ने कितना भगवान को बोला, भगवान कृष्ण को, कि मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाना पड़ेगा, तब तक हमारा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अब बात नजदीक आ गई है, राक्षसों को खत्म होना है, हमें इनको जहन्नम पहुंचाना ही पहुंचाना। डिस्कशंस में कुछ नहीं निकलेगा। जो लड़ाई होती है वो पेन से नहीं चलती, युद्ध में पेन नहीं चलता है, युद्ध में हथियार चलते हैं। कहते हैं कि बिना शस्त्र के किसी को मारना ये पाप है। तो जब वो पाप है तो हम क्यों पाप कर रहे हैं अपने ऊपर। हमें शस्त्र होना चाहिए। अगर कोई भी वहां सरपंच है कश्मीरी पंडित है, पता है 30 साल से ये अ, इसको मार रहे हैं, तो इसको तो लीगल
लाइसेंस कोई पिस्टल साथ रखना चाहिए। वो कितनी देर तक पीएसओ पे रहेगा? हमारे अभी पैकेज है जो अभी जो हमारे वहाँ एम्प्लॉय है, जब दरबार मूव के लिए, जब जम्मू और कश्मीर दरबार मूव किया जाता है, जब उनके लिए अकोमोडेशन की जाती है, जब उनके लिए होटल बुक किए जाते हैं, जब उनके लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं जम्मू में या कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय वो भी तो वहां सर्व कर रहे हैं। उनके लिए क्यों नहीं होटल खाली किए जाते हैं? उनको भी होटल में बिठाया जाए। और प्राविधान ये है कि आप कश्मीर से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्वार्टर्स बनेंगे, कहीं 500 क्वार्टर बने, 400 क्वार्टर बने, लेकिन पैकेज है 6000 की, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हम आर्टिकल पे नाच रहे हैं, नहीं आर्टिकल से हो जाएगा 370, हमारा जो है वो खत्म हो गया, तो हम अब वहाँ मस्त रह गए। अब कुछ होगा? क्या हो गया? आर्टिकल गया तो मेरे बड़े भाई साहब अजय भारती गए, क्या यही आर्टिकल था? आर्टिकल गया तो राकेश पंडिता जी को शहीद किया गया, क्या यही आर्टिकल? क्या हमें इस आर्टिकल से यही निकला? मैं जितना भी कश्मीरी पंडित समुदाय है, जब मेरे बड़े भाई साहब शहीद हुए, जितना मुझे कश्मीरी पंडित अपने भाई बहनों ने सपोर्ट किया, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। यहां तक कि अभी हमारी जो तब की फाइलें हैं वो टेबलों पे अभी घूम रहे हैं, नाच रहे हैं टेबलों पे। टेबल टू टेबल काम नहीं हो रहा है। हमारा एसआरओ था, टेबल टू मतलब टेबल गा रहा है। अभी तक फिर कुछ किया नहीं है हमारा, अभी तक कुछ किया नहीं है सरकार ने, जैसे वो कुछ कह रहे थे हम ये करेंगे, नहीं किया हेल्प सर, करेंगे, कुछ वो नहीं करेंगे, किया है। मतलब कुछ भी किसी नहीं किया। अनंतनाग के पास टेबल टू टेबल घूम के आई फाइल, उधर रही तो कुछ नहीं। और ये कश्मीरी पंडित को डिवाइड करते हैं। आप देखो, शायद मतलब बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन एज पर जैसे हो रहा है, आप देखो एक्स ग्रेशिया, छोटी सी बात है, उसमें भी डिवाइड फॉल्स। हमें तो उसका खेद नहीं है, भाई गया तो भाई को मेरे तो करोड़ भी नहीं उसको नजर नहीं आते थे। क्योंकि जो अभी है यहाँ पर अरुण कांदरू जी, भाई साहब के बड़े अच्छे दोस्त है, और मेरे भी उनके बड़े अच्छे दोस्त है, तो मेरे भी बड़े भाई जैसे ही है, चाहे हम उम्र में सेम ही। तो इनको भी पता है कि वो करोड़ों उसको पछता नहीं था। बोलते करोड़ चलो होता है, तो इंसान की कीमत क्या है? तो कब बोलते आखिर कब तक? जब तक हम कुछ ना करें, जब तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया आपके हिसाब कोई। से जो हाँ आ- बताए। आपके हिसाब से जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कश्मीर में, तो आपके हिसाब से, चूंकि आपने बहुत ही नजदीकी से ये सब चीजें देखी हुई है, यू हैव लॉस्ट योर ब्रदर, यस। तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए बेसिकली, जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए? क्या होना देखिए, चाहिए इसके लिए आपके हिसाब से? हमें सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, और हमें अपनी सुरक्षा, सेपरेट होमलैंड। हाँ सेपरेट होमलैंड और सुरक्षा विद सुरक्षा अपनी, रेजिमेंट अपनी, जी जी। और अपने नाम की, थैंक यू महाराज, अपने थैंक यू सो मच। और खीर भवानी के नाम से एक्चुअली यूनिवर्सिटी। थैंक यू महाराज सो मच। एक्चुअली आप बोलिए सर, एक्चुअली ना अभी काफी सारे लोग हैं आज, नहीं तो नहीं आप 2-4 मिनट और बोल दीजिए, हम्म, कि क्योंकि बाकी भी बोलना चाहेंगे बीच में। आपने काफी सारी ऐसे बातें बोली जो अभी तक पता नहीं थी हमारे को, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं पता थी हमको। नहीं जो वहां पर बैठता है सही इफ में यू वांट उसको टू बोलता कंटिन्यू फॉर 5 मोर मिनट आप बोल सकते हैं।
जी जी जी। नहीं तो मैं यहाँ पे जो अरुण जी है, मैं मनी जी से कहूंगा कि अरुण कांदरू से भी एक बार पूछे, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू राकेश पंडता जी। इनफैक्ट ही वॉज हिज लॉयर ऑल्सो। तो मनी जी। जी अरुण जी। मनी जी। हाँ जी अरुण जी। अरुण जी नमस्कार जी। जी नमस्कार अरुण जी। जैसे सबको मालूम है कि आप उनके बहुत करीब थे और आपकी बड़ा अच्छी मित्रता थी उनके साथ, तो आप मुझे कुछ जी बताएं लास्ट मीटिंग के बारे में उनके साथ, जो आपकी आखिरी बार उनसे जो चर्चा हुई थी उसके बारे में बताएं। आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा था उनकी इससे बात करके उस समय? देखिए ना, उसमें हमने सबसे पहले तो मैं अपने दोनों मित्रों को, अजय भारती जी और राकेश मेहता जी, दोनों मेरे करीबी मित्र थे। काफी अच्छा मित्रता मेरी उनके साथ थी। इसलिए मैं पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि अब जो हमारे बीच में वो नहीं रहे दोनों। तो इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद ही कुछ दिनों के बाद राकेश जी का मुझे फोन आया। इन बिटवीन ये कोई महीना 1.5 महीना पुरानी बात है। तो ये मुझसे कोर्ट ही मिलने आए, और जब मैंने उनकी डेथ के बारे में सुना तो मुझे शॉक सा लगा एब्रप्टली कि व्हाट हैपेंड विद अस, कि हुआ क्या आखिर में। अब कुछ दिन पहले मेरे से बात की उन्होंने किसी चीज के रिलेटेड, हमने कुछ डिस्कशंस किया, एक आधा घंटा बैठे हम। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट मीन्स कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। और उनकी शहादत को हमें, ये मैं राकेश जी या अजय भारती जी की बात नहीं करूंगा, जो हमारे पहले भी कई कश्मीरी पंडित्स का शहादत दी है, जिन्होंने हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, मैं कहूँगा उस शहादत को हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो हम आए दिन, हर टाइम पे हमारी सिर्फ एक ही डिमांड रहती कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। जैसे कि अभी विजय भारती जी भी कह रहे थे कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। सेपरेट होमलैंड लेने अगर हमें मिल भी जाए फॉर एग्जाम्पल, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या हमने कश्मीर की मार्केट्स में कहीं जाना नहीं है? हमें फिर भी उनके बीच में रह के ही काम करना है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा उसने तो गवर्नमेंट ऑफिस अपने दफ्तर जाना ही है। क्या सेपरेट होमलैंड मिलने से हमारे दफ्तर वहीं पे बन जाएंगे? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी जी जी। हमारा सेपरेट होमलैंड मिलने से हमारे ये सारे जो प्रॉब्लम्स है क्या वो सॉल्व हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि सेपरेट होमलैंड एक सोल्यूशन है इस चीज का। और जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स को हम घर वापस लेके जाएंगे बड़े इज्जत से, मान से, जो इनकी पॉलिसीज चल रही हैं इस टाइम पे, मैं मोदी सरकार के अगेंस्ट इस टाइम पे बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज की डेट में कश्मीरी पंडित्स की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं उठाया। क्योंकि कश्मीरी पंडित अगर कहीं पे कश्मीर के किसी भी कोने में, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे कोई फाफलंग एरिया हो, वहां पे क्या सिक्योरिटी है कश्मीरी पंडित के लिए? देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर कश्मीरी पंडित्स। एंड वी, हम लोग हमेशा कहते हैं ये गुलछ असल गुलहसश फॉलोइंग जान हम को तमिल में खत्म नादरिगेट, एंड वी पीपल ऑलवेज रिमेन इन सच एक्टिविटीज लाइक आंसर स्टन नादरिगेट का तो जान। अगर तुम कैन आई स्पीक इन कश्मीरी? या अगर तुम बोले। जान आसान जिस यूपी और वोमेन के, अगर तुम जान आसान तुम दिहान तिल मिटन शेल्टर यूजन ताकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म गो क्रिएट सुकुन क्रिएट सुकुर तक लोकलो क्रिएट। क्या कि अगर नु लोकल तुम सपोर्ट कर हन, तुम शेल्टर दिहान, तुम कत हेकान ओब्रिथ यूता। ठीक है। नंबर 2 छुस बात वन कि यम जन वुनकन तक एट प्रेजेंट यम तक यम कश्मीरी पंडित यम जन इनफैक्ट पीएम पैकेज मन तिमन दिस प्रॉपर मिल अखना एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उनको। अब यह हक वो ये कि हर एक एम्प्लॉय के साथ साथ एक पीएसओ देंगे ना, इट शुड बी इन शेप ऑफ वेपन्स गिविंग अरुण जी, अरुण जी यहाँ मैं जी रोकूंगा आपको। मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी आप होमलैंड का समर्थन नहीं करते हैं और ये भी कहते हैं कि नहीं, वहां हम सुख नहीं है, तो क्या होना चाहिए इसका रास्ता? आप कैसे मैं बनाए वही चीज सरकार? तो कह रहा हूँ। सरकार को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे केपी लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ वार्तालाप करके, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे वहां कश्मीर में रह के काम कर रहा है, हाँ ही नोज द रियलिटी ऑफ द रियलिटी वेदर व्हाट्स गोइंग ऑन, वहां पे हो क्या रहा है। देखिए ना, मैं जम्मू में फॉर एग्जांपल बैठा हूँ, आप दिल्ली में हैं, कई हमारे कश्मीरी पंडित भाई बॉम्बे में है, महाराष्ट्र, ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं।
उनको एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता कैसे चलेगा? देखिए ना, जो अब कश्मीर में काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पर, उनसे हमें ये चीजें प्रॉपर पूछनी है, उनसे पूरा मशवरा करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये चीजें देखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर एक कश्मीरी पंडित कहता है कि नहीं हम जम्मू में रहेंगे, हम दिल्ली में सेटल हैं, हम तो वहीं रहेंगे। हर एक कश्मीरी पंडित घर वापस जाना चाहता है। मैं आज की बात अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर एक कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन वहां पे अब कोई जाना भी चाहे तो उसके पास जगह नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉपर एक कोई प्रपोजल लेके आना चाहिए। बाकी ये नहीं है कि रिलीफ 10,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है कि हमारे कश्मीरी पंडित को, तो इससे हमारा चैन बन गया है। आप देख सकते हैं कि 1990 के बाद जो हमारी माइग्रेशन हुई है, वहां से आप देखें अभी तक कितने कश्मीरी पंडित की डेथ हुई है जम्मू में। उसका रीजन क्या है, वजह क्या है उसकी वजह ये है कि स्ट्रेस। एवरी कश्मीरी पंडित इज राइट दिस टाइम इन स्ट्रेस, चाहे वो यहाँ रह रहा हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। हर एक कश्मीरी पंडित इस टाइम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सुकून था, बेशक कश्मीर में वो चाहे छोटी जगह होती थी उसके पास, या बड़े बड़े खेत खलियान हो, लेकिन सुकून था। आज की डेट में कोई भी कश्मीरी पंडित सुकून में नहीं रह रहा है। इसका एक ही ऑप्शन है, इन गवर्नमेंट जो को चाहिए, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कश्मीरी पंडित लीडर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए, सो दैट कि कश्मीरी पंडित को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए विद प्रॉपर प्रोटेक्शन। जी जी अरुण जी, और आपको क्या लगता है कि धारा 370 पे आपके क्या विचार है जो मोदी सरकार ने हटाई 2019 में? देखिए ना, धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब हमें लगने लगा है कि चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर, अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस की से खत्म हो गई है। लाइक कोई भी चाहे पीडीपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, आज की डेट में कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेती है। उसमें अब ये नहीं है कि जो चेंज पार्टी जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई अपनी कर्सी घुमा रहा है, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला अपनी कर्सी घुमा रहा है। उस चीज को 370 हटने के बाद वो चीजें खत्म हो गई है। इनफैक्ट जो जम्मू कश्मीर है, पूरे जम्मू कश्मीर तबके की बात करूंगा, डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा हो रहा है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में। अगर कश्मीरी अरुण जी, कश्मीरी पंडितों का क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ? देखिए ना, कश्मीरी पंडित का इस 370 के हटने के बाद, या 370 जब था, उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। देखिए ना, क्या 370 हटने के बाद मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो गई? क्या 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडित आज की डेट में कश्मीर में सेफ है? 370 हटने के बाद क्या कश्मीरी पंडित पहले की तरह प्रायर टू 1990 रात के 10 बजे भी घर के बाहर निकल सकता था? 370 हटने के बाद की मुझे फायदे बताएं ना। क्या इस टाइम कश्मीरी पंडित वहां कश्मीर में सेफ है? अगर सुबह कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज वाला एम्प्लॉय सुबह घर से निकलता है तो उसको ये शाम को उसकी फैमिली को पता नहीं होता कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा। वही सेम हाल हुआ अजय भारती जी और राकेश पिंडा का। जिन पे हमने फेथ किया उन्होंने हमें हमारी पीठ पे चाकू मारा। अब जैसा कि विजय भारती जी ने अभी कहा कि कुछ अपने ही थे जिन्होंने मारा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई वही सराउंडिंग का ही होगा ना। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई सर वहाँ। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहाँ सोई हुई है? जो ये कह रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, देयर आर सो मेनी एजेंसीज, क्या वो उनको नहीं पता था कि ये अटैक होने वाला? अब रिसेंटली कल का अटैक देखें, जो ये हमले हो रहे हैं, ये कोई हिंदू तो नहीं करवा रहा है, ये कोई हिंदू तो नहीं करवा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, चाहे अरुण जी थोड़ा समय की कमी है, चाहे कोई भी हो। जी 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 श्योर। मैं चाहूंगा हमारे बीच हैं श्री आई के भट्ट जी, वो ये बताएं कि जो अभी बीच बीच में हम आई के भट्ट जी नमस्कार, हेलो 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 नमस्कार। श्री आई के भट्ट जी, मेरा आपसे ये सवाल है, अभी अब बीच बीच में देखते हैं कि भाई भाईचारे की बातें आती हैं, जी कश्मीरी पंडित हमारा भाई है, वो वापस आना चाहिए। कई मुसलमानों से आप सुनते हैं तो ये क्या है?
ये फॉक्स कॉल है और एक फ्लाई है कीप अवे केपी's lost status. Okay, thank What you. is it? I'll come to this answer slightly late. First of all, let me convey our heartfelt condolences and sympathies to the family members of Mr. Rakesh Pandita and Ajay Bharti ji on their sad demise. Our prayers, in fact, are with their family members at this very difficult time, and we pray to God to give them enough strength to bear this great loss, in fact. The words are not really adequate to express our sadness over passing of these members of community, and all on this forum, Ab Tak Vistapit Forum, and whole of Kashmiri Pandit community, in fact, I hope that their sacrifice for the cause of rehabilitation of our community, for which they worked and made a lot of efforts, which has given us a window of hope of returning back to our homeland, will not go in vain. I'm not only hopeful, but I'm confident that the government will take note of the selective killings of our community members by these polluted-minded and criminal terrorists, and do justice with those who were killed during this process. We, the survivors of this community who are living as migrants and displaced people in different parts in our own country, plead for saving us from the nefarious design of anti-national elements, and request government to kindly do justice with our community at last. Because these such brutal killings make us more resolute. I think we become more resilient, and it also boosts our courage to resolve that we are the actual inhabitants of that valley, and one day government will ensure our safe return to our roots and homeland, Kashipwari. At the end, I would also like to say that the question which you have raised, Bhaichara, I think it is false thing. कोई वहां पर हमको अपना भाई मानता नहीं है, वो आपको अपना दुश्मन ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि अगर आप वापस गए तो हिंदुस्तान के साथ एक लिंक बना रहेगा और वो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे. I think it is not to be seen as Kashmir problem only. Look at what has happened to Turkey, where there were about 20% of other Christians and other religions were there. Look at what has happened to Afghanistan, जहां पर Sikhs थे, Hindus थे, Jodians थे, वहां पर 100% Islamization हुई है. आप पाकिस्तान देख लीजिएगा, जहां 25% पार्टीशन के समय हिंदू थे, उस समय और आज के दिन देख लीजिएगा 3 या 4% है. आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा. I think it is a bigger design of Islamization of the whole world, and इसमें इनको तो जन्नत मिलनी है. ये तो यही कहते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं जन्नत हासिल करने के लिए और हूरें हासिल करने के लिए. This is what is actually what is the actual problem. ये कहना कि 370 हट जाने से हमको as community कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ है. Yes, what has happened is people, the politicians, जो वो local politicians थे, उनको ये महसूस होने लगा है कि अब उनकी से नहीं है. जिस तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलवेज भ्रमित करते रहते थे, वो सिचुएशन अब खत्म हो गई है और अब उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है. You have to understand, we have to create. कोई कह रहा है कि हम कैसे सेफ रहेंगे. आप देख लीजिएगा इजराइल को. We have to become like an Israel, a small state in the same country, and work, because हम जैसा nationalist कोई नहीं है, हम जैसा patriotic कोई नहीं है, हम जैसे जो कि हमेशा अपना खून देने के लिए तैयार है भारत के लिए. उस भारत में हमें अगर कहीं भी और भी दिखता है, हमें अपने आप को उस तरीके की स्टेट बनानी है जिस तरीके से
इजराइल में वो ज्यूज अपने को सेफ गार्ड किए हुए हैं, दे हैव सेफ गार्डेड देयर कल्चर। हमारा कल्चर तो मेरे ख्याल में अगले 20 साल 25 साल के बाद तो दिखेगा नहीं कोई। मतलब आपका मानना है कि हमें फाइनल डिमांड हमारी होमलैंड ही होना चाहिए? हमारी डिमांड होमलैंड होनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज से दैट वी हैव अ राइट इन दिस कश्मीर, वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस। बाकी ये सारी चीजें जो भी ये सैक्रिफाइसेस गई हैं, आई एम होपफुल दैट दे विल नॉट गो वेस्ट। तो मतलब हम लोगों को मतलब होमलैंड के साथ ही बात करनी चाहिए खाली हाथ में हमेशा। You cannot, otherwise you are a displaced person, otherwise you are a migrant from one place to another place in an environment which is not conducive to us actually, which is different from what we were there. If you look at the way Kashmir, we lived in Kashmir and the way we live here, आपके पास 4-4 मंजिले के मकान होते थे, 7-7 या ताक आसान थे मन, राइट? अब आप छोटे से जगह पर रह रहे हैं जहां पर कि it is difficult to breathe even. You can't move out because it is so hot. You are trying to create a condition. We have to go back. There is no, see, if there is some, अगर इजराइल में कोई एंटी नेशनल है, अगर यूएस में कोई एंटी नेशनल है तो वो उसको मार डालते हैं। Why in our country we are so soft about these people who are anti-nationalists, who are not patriotic, who try to break this India? Why are we soft? I think we as a community should ask our governments, what is the problem? Look at yesterday, I was just looking at one of the news, one of the clips. There is a district called now Kunjli Kuti, and United Kalapuram, they have declared as a separate country. They have their own constitution. This is the Islamization. This is in Kerala. And 6 districts of Kerala have been embedded into this. And everyone now talks about this Malapuram. कहाँ है हमारी intelligence? जो अरुण जी कह रहे थे, I think the total failure of intelligence ये है। अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अभी you must have seen that all across the world एक ये बना दिया गया था, डिफरेंट जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थे उन्होंने करीब 2000 लोगों को तो उठा दिया रातों रात, एक रात में एक टाइम पर, ताकि किसी को कोई मौका न मिले। This is how things have to work. People were working from Australia, people were working from Brazil, people were working in France, people were working in US and Canada, सब जगह से उनको उठा दिया गया है। क्या हम अपने देश में अपने राइट्स को और अपने जो हमारी जो चीजें हैं उनको सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो इनको भी चूड़ियां पहन लेनी चाहिए जैसे कि पहले वाली गवर्नमेंट्स ने पहनी थी। तो जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि न्यूज में आता चल रहा है कि मोदी जी कहते हैं, मोदी सरकार कृत संकल्प है कि कश्मीरी पंडितों को वापस घर बिताएगी, मगर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इन कंडीशंस में जा सकेंगे? जिस जगह में राकेश लेटेस्ट तो आपका राकेश एक एग्जांपल है, जो गया, जो उनके साथ रहने लगा, जो उनके अपने थे और वो साफ हो गए, यही चाहते हैं आप? हम एक एक करके जाना चाहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं 4 फैमिली गई और 6 फैमिली गई, उससे नहीं हो सकता है। आपका विस्थापन खत्म नहीं हो सकता, आपका डिस्प्लेसमेंट खत्म नहीं हो सकता है। It has to be in totality looking at the community which we are looking at. If it is not that, then we will not be able to get settled there actually. The security is important. Who is इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? एक एक करके हमारे आदमी हमारी कम्युनिटी से साफ होते जा रहे हैं। Who is taking responsibility of? आप उसे फिर 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, is that the solution? No, that is not the solution. You are very correct. You should ask this forum should ask the Prime Minister also, our Home Minister also, that is this what we are asking for? Very true, इंदर जी, बहुत very appropriately आपने बोला। 7 years is not a less time. 7 साल कोई कम समय नहीं है। 32 years initially. नहीं, वो करेक्ट, वो तो हमको मालूम ही है। हमारा डिस्प्लेसमेंट और इनके साथ 7 साढ़े 7 साल होने लगे। क्या किया है हम लोगों के लिए?
बाकी साल तो हमको so far it is only a lip service. करेक्ट, बाकी साल तो हम समझ ही रहे थे क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन भी नहीं आप थी बाकी कहेंगे- डिस्पेंसेशन yes, से। आप ये ये कहेंगे कि 7 साल 370 वी से हैव क्या हुआ, लद्दाख बन गया, उनको एक अच्छा चीज हो गया, लेकिन हमारी कम्युनिटी को एज सच कुछ भी नहीं मिला है। 370 हट गया, दैट्स गुड फॉर कंट्री, गुड फॉर नेशन, बट Yes, एज फार एज वी yes. कश्मीरी पंडित्स आर कंसर्न्ड, 7 years no vision statement, no action on resettlement of we as a community what we have lost. I mean, मेरे हिसाब से तो कोई समझ भी नहीं सकता कि what we have lost. Ultimately, it has to be a new state carved out of it, जिसमें कि हम लोगों के लिए हो। That means finally we support the demand of homeland with very clear form. उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बताइए मेरे सर, को कि अगर हम प्री कंडीशन में जाएं जहां पे हम 1990 से पहले, फिर आप मारे जाएंगे, फिर हम मारे क्या, जाएंगे। हमको मालूम है कि इंडिया मैच जीतता था या हारता था, सिर हमको ही नीचे करना पड़ता था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 90s इंडियन चैनल्स हमको देखने नहीं दिए जाते थे, सिलेक्टिव किलिंग्स, और वो नारे तो हमको बोलेंगे नहीं कभी, नाले तकबीर, अल्लाह अकबर, यहाँ रहना होगा तो निजाम मुस्तफा कहना होगा, वो तो हमेशा चलते रहेगा। पहले तो ये बताओ ना, आप रहेंगे कहाँ? आपके घर जला दिए गए हैं, उन पर कब्जा हो गया है, बहुत सारे लोगों ने तो सस्ते दामों पर उनको बेच भी दिया है। आप नए चीजें बनाएंगे और फिर वो जला देंगे, इसीलिए जाना है क्या वहां पर आप? नहीं, जब 2003 में कश्मीर में बोला गया था कि हम बनाएंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि पुलवामा में बनी गई, उसके साथ हुआ था कि हम शारदा यूनिवर्सिटी बने। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो बन गई, शारदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? दूसरी बात है हमारे याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, हमारा प्राविधान है कि जो हमारी जमीन जो है, एक एक्ट लगाया गया था अरुण जी शायद आप, कि जो कोई बेचेगा उसको वो वापस मिलेगी वो जमीन। उसके ऊपर कभी तो बात ही नहीं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं, कोई इस गवर्नमेंट या अपोजिशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो कोई बात ही नहीं करता है, जैसे हम इस देश के नागरिक है ही नहीं। अगर उनका सिर्फ माइंड है इस्लामिक, तो हमें तो इसी के नजरिए से देखना है कि इस्लामिक को, चाइना में तो इस्लाम के ऊपर इतना भी मुश्किलात है, मतलब वो तो वहां पर जो भी अगर कोई कशिर पे बांग अगर तीखा तो तमिसन मरती क्या ये इंडिया के साथ क्यों है? उनका है बिजनेस, पैसा, करेंसी। पाकिस्तान को चाहिए करेंसी। वो जो डाइवर्ट हो गया, जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में चला गया है कश्मीरी मुसलमान, तो जो अपने धर्म का नहीं है वो किसका है? जो हमारी अभी सदियों से बात है हमारी, उनका तो धर्म, उनको धर्म से मारा जा सकता है। बाकी जी थोड़े दो हमारे बीच में काचू साहब भी हैं, वेद काचू जी, मैं चाहूंगा वो भी बताएं इस विषय पर कि उनको क्या लगता है कि अभी, वेद काचू जी नमस्कार, काचू साहब नमस्कार, हेलो। आपको मेरा नमस्कार, और मैं पहले आपको दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम डॉक्टर वेदव्यास कुचरू है, काचरू नहीं, मैं बारामूला का मूल निवासी हूं, और काफी बड़ी बातचीत मैंने सुनी, और मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं 1960 के दशक से लेकर आज तक, और दुर्भाग्य से उस परिवार से हूं जिसके 12 व्यक्ति परिवारी जन 1947 में एक पंक्ति में मारे गए थे, और 60 के दशक में मेरे रिश्ते के एक नाना जी शहीद अमरचंद जी को बारामूला जिले के नादी हल में शहीद किया गया था, जिनको मारने के लिए पाकिस्तान आर्मी के मेजर काले खान और कैप्टन अफरीदी आए थे। तो मैं अपने जो विचार रखूंगा ये मेरे निजी विचार है, किसी संगठन का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसके प्रतिनिधि विचार नहीं होंगे। मैं शुरू इससे करूंगा कि कुछ दिन पहले जब हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक चेतना कार्यक्रम के रूप में नवरेह कार्यक्रम मनाया, श्री भट्ट समर्पित दिवस के रूप में मनाया, ललिता द्वितीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया, तो एक आशा की किरण जागी थी कि अब कश्मीरी पंडितों के त्रास के दिन और उनके जो निर्वासन के दिन संभवतः खत्म होने को जा रहे हैं, क्योंकि
इस सरकार ने अब शायद मन में कुछ बात ठानी है कि अब कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस अपनी घाटी में सुरक्षा के माहौल में वापस चले जाएंगे। लेकिन ये एक कहना चाहिए एक फैंटेसी साबित हुई, जो कि एक क्षणिक रूप में सपने की तरह टूट गया। अब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक जवान को वहां पर शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया ये सोचने की बात है, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, एक धर्म विशेष को मानने वाले थे। और आपको ये भी सोचना होगा कि 1989 से पहले जितने भी कश्मीरी पंडितों को वहां पर मारा गया वो धार्मिक कारण था, और 1990 के बाद जो भी मारा गया था वो राजनीतिक कारण था। धार्मिक कारण ये था कि माथे पे तिलक लगाते थे, मंदिर जाते थे, भगवान का जाप करते आते जाते थे, तो ये उनको खटकता था। जमींदार थे तो ये भी इनको खटकता था। तो इस कारण कश्मीरी पंडितों को वो समूल नाश करने पे तुले हुए थे। 1990 के बाद राजनीतिक कारण ये थे कि क्योंकि हम वहां पर बहुत ही गर्व के साथ जय घोष करते थे, भारत माता की जय, तो उनको ये खटकने लगा कि ये भारत सरकार के जासूस हैं, इनको यहाँ से खदेड़ दो और इस प्रकार से कश्मीर को हथिया लो। अब मैं आपसे कुछ जो अभी बातें हुई है उनसे हट के कुछ बातें कहूंगा। धारा 370 को उसका एब्रोगेशन सही है, वो सही है, लेकिन यहाँ पर एक मुझे लगता है भ्रांति है। उससे कोई कश्मीरी पंडित समुदाय को डायरेक्ट फायदा होने का नहीं है। ये तो एक राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में लिया गया एक निर्णय है। हाँ, उसके जो रिपरकशंस है उसका प्रभाव हमारे समुदाय के ऊपर अवश्य पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि धारा 370 जो कि कहना चाहिए कि 6 अगस्त 2019 को किया गया था, 35 से 370, 1 साल 10 महीने हो गए इसके एब्रोगेशन को। आज तक भारत सरकार ने वहां पर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमें सरफेस पे दिखाई दे कि उससे हमें सुरक्षा का माहौल लगेगा और भयमुक्त वातावरण वहां रहने के लिए मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत सरकार ने भेजे, चाहे वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे जो 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक थे, या चाहे वो मनोज सिन्हा जी है जो 7 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक है। मनोज सिन्हा जी बहुत ही निष्प्रभावी, कहना चाहिए फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन के रूप में वहां भेजे गए, जिन्होंने के किसी भी कार्य को सही ढंग से निष्पादित नहीं किया। और यही हाल मुर्मू जी का था। प्रभावहीन और शक्तिहीन एक तरह का जो वहां पर प्रशासन है, उनके हाथों में कश्मीर की घाटी को सौंपा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अजय पंडित भारती जी और राकेश पंडित जी को अपना बलिदान देना पड़ा। यह मुझे बड़ी पीड़ा देता है। 8 जून 2020 को अजय भारती जी का बलिदान हुआ, उसके तुरंत बाद 1 साल के भीतर ही भीतर 2 जून 2021 को राकेश पंडित जी का बलिदान हुआ। अब देखिए दुर्भाग्य की बात, ये मनोज सिन्हा जी को 10 दिन लगते हैं राकेश पंडिता जी के घर में वो 40 लाख का जो रिलीफ है उनकी फैमिली को सौंपने के लिए, जबकि मनोज सिन्हा कश्मीर घाटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और वहां पर उनको 10 दिन लगते हैं। जबकि इंडियन आर्मी के जो जवान थे औरंगजेब, जिनका 14 जून 2018 को जिनका ब्रूटल मर्डर किया था टेररिस्टों ने, निर्मला सीतारमन तब डिफेंस मिनिस्टर थी, गिरते पड़ते वो 5 दिन के अंदर, यानी 5 या 6 दिन के अंदर उसके उस रजौरी के गांव में पहुंच गई और उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है जिसको कि हम देख सकते हैं कि भारत सरकार का दृष्टिकोण कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनहीनता को ही परिलक्षित करता है। अब हम आते हैं, एक मैं संक्षेप में बात अपनी रखूंगा। भारत सरकार ने 370 को इसलिए या 35A को इसलिए हटाया था क्योंकि 370 तो यहाँ वकील साहब भी बैठे हैं, सब लोग बाकी प्रबुद्ध लोग हैं। 370 को इसलिए हटाया क्योंकि स्पेशल स्टेटस खत्म करना था, एक निशान एक विधान एक संविधान होना चाहिए था। और जो 35A था उससे जो डेमोग्राफिक उन्होंने एक बदमाशी की थी, कश्मीर के मुसलमानों ने डेमोग्राफिक एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की थी, उसको हटाने के लिए इसको एब्रोगेट किया गया था। अब देखिए इसमें भारत सरकार ने सिर्फ रिऑर्गेनाइजेशन, राज्य का पुनर्गठन ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर उसको लेह लद्दाख को अलग कर दिया यूनियन टेरिटरी के रूप में और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। बस ये एक बहुत बड़ा काम, दिस इज द ओनली आउटकम of the abrogation of Article 370.
वेरी शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डेमोग्राफिक रीऑर्गेनाइजेशन था, जो जनसंख्या संबंधी पुनर्गठन था, जिसके ऊपर भारत सरकार या कहना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी जो आज भारत सरकार, केंद्र सरकार की प्रतिनिधि है, वो बार बार ये कहते थे कि यहाँ कश्मीर के मुसलमानों ने, जब उनकी सरकार होती थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी की थी या कांग्रेस की थी, वो बदमाशी करते थे कि जो हिंदू बहुल इलाका होता था उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटते थे ताकि वो वहां पर अल्पसंख्यक हो जाए, और मुसलमानों का ज्योग्राफिकल एरिया उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि जम्मू का जो क्षेत्रफल है, जो ज्योग्राफिकल एरिया, वो कश्मीर से बड़ा है। जो डेमोग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो जम्मू के हिंदू लोगों की जनसंख्या कश्मीर के मुसलमानों की जनसंख्या से बड़ी है, लेकिन उन्होंने असेंबली सेगमेंट्स ऐसे बनाए कि हमेशा वहां जब भी इलेक्शंस हो तो कश्मीर में मुसलमान पर सरकार ही बनी रहे। तो डेमोग्राफिक रिऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या के आधार पर जो पुनर्गठन होना था वो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना था, जिसका की सपना भारत सरकार देख रही थी कि जम्मू के लोगों का उनको उनका अधिकार मिलेगा और रिऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होगा, विधानसभा क्षेत्रों की पुनर्रचना होगी, जिससे कि कभी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सरकार भी, या कहना चाहिए मुख्यमंत्री वहां से आएगा, यानी जम्मू से आएगा। केवल और केवल यानी इस रिऑर्गेनाइजेशन जो ज्योग्राफिकल किया, उसके बाद उन्होंने वो कुछ लाख जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित थे उनको भारत सरकार की, भारत की नागरिकता देने के अलावा इनके पास डंडूरा पीटने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये बातें बहुत पीड़ा से कह रहा हूँ, बहुत ही पीड़ा मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत ही कहना चाहिए विचलित हूँ। ये दोनों जो अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर 2 मर्डर हुए, और भारती जी का और पंडित जी का, मुझे ये सरकार सिर्फ 5 ऐसे काम बताए। मैं भी राष्ट्रवादी हूं, जैसे हमारे आई के भट्ट साहब ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियट्स हैं। ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मैं उनकी सभी बातों से सहमत भी हूं। लेकिन फिर भी मुझे ये खटकता है कि 5 ऐसे काम ये सरकार बताए कि सरफेस पे जो हमें विजिबल हो, कोई 5 काम कुछ नहीं है इनके पास। और कश्मीरी पंडितों की जो हत्याएं हो बिल्कुल चल रही है, जैसे कि अभी बात उठी भी थी कि इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, बिल्कुल फेलियर रहा है। जब हमारे ही अपने लोग जो वहां पर बीजेपी का झंडा या राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा लेकर के चलने वाले नेशनल पार्टीज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वही सुरक्षित नहीं है। पीडीपी वाले को तो कोई मारेगा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का तो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों इसलिए मारे गए, भले वो 2 राजनीतिक दलों थे, क्योंकि उनके ललाट पर तिलक हुआ करता था। अब देखिए, आज तक मनोज सिन्हा ने कोई ब्लूप्रिंट हमारे सामने नहीं रखा कि हमारी रिटर्न टू वैली कैसे हो जाएगी, हमारा रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, कभी उनकी जुबान से निकला ही नहीं। क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया कि ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड, इनइफेक्टिव, टोटली इनइफेक्टिव पॉलिटिशियन, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री यूपी का बनना था, नहीं बन पाए, गवर्नर नहीं बन पाए, तो अल्टीमेटली एडजस्ट करने के लिए उनको यहाँ धकेला गया। उससे पहले मुर्मू जी थे, वो तो बिल्कुल ही बेजुबान आदमी थे, उनका तो पता नहीं का वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट तो यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ तो बहुत ही चालाक और कनिंग टाइप का एक पॉलिटिशियन चाहिए। जैसे जगमोहन थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए कोई ब्लूप्रिंट इस सरकार के पास नहीं है। कश्मीरी पंडितों का विश्वास इस सरकार ने प्राप्त नहीं किया, जो बहुत ही जरूरी है इसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों के जितने नेता, क्योंकि 400 के करीब हमारे संगठन है कश्मीरी पंडितों के, और हर संगठन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गाते रहते हैं, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी कम से कम कुछ फेलियर या एक कहना चाहिए जनमत संग्रह करा लेती, ऑनलाइन ही करा देती, कि ताकि हमारा वो विश्वास प्राप्त कर लेती। वैसा नहीं किया गया। घाटी में जो हमारी प्रॉपर्टीज है, लॉस्ट प्रॉपर्टीज, उसको रिकैप्चर करने के लिए कोई उसने कदम नहीं उठाए। घाटी में मंदिरों की दुर्दशा, उनके जीर्णोद्धार, उनको रेनोवेशन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। जो हो रहा है वो हमारे वहां के कश्मीरी पंडितों की जो सभाएं और संगठन या मंदिरों के ट्रस्ट है वो कर रहे हैं, या फिर आर्मी के लोग हैं, और इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी उनकी जो जमीनें हैं वो अवैध, उनको अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसको मुक्त नहीं किया गया। तो मेरा यही अंत में कहना है कि ये सरकार ने कोई ऐसा सॉलिड काम नहीं किया। लेकिन साथ ही ये भी कहूंगा, जैसे यहाँ पर ये बात उठी
कि आर्टिकल 370 के हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और बहुत पड़ेगा। यदि ये सरकार गंभीरता से अपने मिशन को एक ब्लूप्रिंट के साथ कश्मीरी पंडितों को विश्वास में लेकर के आगे आएगी तो उसका जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रहित में लेना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। अब किसी एक भाई ने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों की एक आर्मी की रेजिमेंट होनी चाहिए। भाई साहब, जितनी भी आर्मी की रेजिमेंटें होती हैं वो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए होती हैं, किसी समुदाय विशेष की सुरक्षा के लिए नहीं होती है। और खीर भवानी यूनिवर्सिटी भी इसी का एक परिणाम है। खीर भवानी यूनिवर्सिटी तब तक नहीं बन सकती है जब तक कश्मीरी वहां पर अपने होमलैंड में वापस जाकर के वहां पर एक राष्ट्रवादी सरकार को आगे नहीं लाएंगे। तब तक इस प्रकार के जैसे शारदा देवी की यात्रा या खीर भवानी यूनिवर्सिटी विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तब तक असंभव है, ये तब तक एक दिवा स्वप्न यानी दिन में देखने वाले जैसे सपने की तरह है। हाँ, हमें होमलैंड चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे भट्ट साहब ने कहा कि इजराइल ने भी होमलैंड लिया, चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनमें शक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है, हमें अपनी कम्युनिटी, हमें अपने समुदाय संप्रदाय का भी की कमजोरी को भी आगे लाना चाहिए कि हम अभी तक संगठित नहीं है। ये मेरी अपनी भावना है। जी हाँ, बोलिए। 20 साल हो गए, हम कब संगठित हो जाएंगे? इसमें मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, जो विस्थापन के तुरंत बाद जो हमारा संगठन बना, दुर्भाग्य से उस संगठन ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उस संगठन ने जिन रूट्स के ऊपर अपने को खड़ा किया, उसने उन्हीं रूट्स के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। यदि उन रूट्स को उन्होंने कुल्हाड़ी मार करके अपने को अपने अहम के कारण अलग नहीं किया होता तो आज हमारा नेतृत्व कुछ अलग ही होता, क्योंकि वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ, नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने वाला वो जड़ थी। लेकिन उन्होंने जो आज वो आते हैं, अभी वीडियोस डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं, और वो दिशाहीन नेतृत्व इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उन मजबूत जड़ों को ही नकार दिया जहां से उनका विकास हुआ था। ये इस नेतृत्व की कमी हमारी है। जी हाँ, मैंने अपनी जो मेरी विस्थापित कब तक के 11 अक्टूबर 2020, एक साल पहले 11 अक्टूबर का ही था मेरा एक, इन्होंने विस्थापित कब तक का मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरा एक लाइव प्रोग्राम किया था जिसपे मैंने पूरे 7 विस्थापनों की, अपने परिवार के 12 शहीदों और अपने रिश्ते के नाना जी 13वें शहीद, 13 शहीद हमारे परिवार के हुए हैं। और उसके जो एक प्रत्यक्षदर्शी थे मेरे चाचा जी, दुर्भाग्य से 3 दिन पहले उनका जम्मू में स्वर्गवास हुआ हार्ट अटैक के कारण। वो उन सभी त्रासदियों के चश्मदीद गवाह थे। मैं उन्हीं का वंशज हूँ और ये जो मेरे विचार थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी से। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ पे तो आप जितने भी लोग हैं, चाहे सुनील जी है, चाहे विजय जी है, चाहे भट्ट साहब है, आप ऐसे फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी ने, जैसे सुनील जी के फादर थे, विजय जी के ब्रदर थे, इस तरीके से है। और आपका जो व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से वो काफी अहम आपका जो इनपुट है, मुझे लगता है कि सरकार को लेना चाहिए, शहीदों की फैमिली से पहले पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। चूंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव ही है, बट फिर भी मैं सुनील जी से फिर से एक बार उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो किलिंग्स हुई है, चाहे अजय भारती जी की हुई, चाहे अभी राकेश पंडा जी की हुई, क्या आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि बेसिकली जो कश्मीर का एक ग्रुप है जो नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वहां पे रिक्लेम करे अपनी जो उनकी लॉस्ट पॉलिटिकल ग्राउंड है, तो क्या आप उसको उस तरीके से भी देखते हैं क्या सुनील जी? हाँ संदीप जी, यस, वो तो है ही है। मतलब वो ग्रुप्स के तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं, अच्छे बुरे, बट उन ग्रुप्स को आगे बढ़ने के लिए फर्टिलाइज कौन करता है, उनको आगे बढ़ने कौन देता है? मतलब मैं इसको 3-4 पॉइंटों में समराइज करूंगा कि एक तो कि ये हमारे लिए, मतलब कमिंग टू फ्रॉम द पॉइंट विच यू हैव सेड, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, एंटायर कश्मीरी कम्युनिटी ऑफ कोर्स जो उस टाइम
या उस टाइम की जनरेशन या उसके बाद की जनरेशन या अभी जो नई जनरेशन स्पेशली, इनको तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये रीज़न क्या था, हमको कौन रिस्पॉन्सिबल थे उसको करने के लिए। सो जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे वो जो ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं वो तो है ही हैं, वो ग्रुप्स तो किसी ने क्रिएट किए हैं और इनको तो खाद किसी ने डाली है, फर्टिलाइज किसी ने किया है। तो हमको मालूम है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, जिनका फिर कश्मीर के लोगों के साथ भी मिक्सअप होके उनका भी माइंड डाइल्यूट हो गया, पहले भी था और उसके बाद तो और उसमें वॉल्केनो टाइप बन गया वो। लेकिन उनको उनको खाद किसने डाली? वो हमारे ही जयचंद, हमारे ही मीर जाफर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे। मैं इसमें कतराऊंगा नहीं नाम लेने से। इट वाज कांग्रेस पार्टी विच लेड टू जो सिचुएशन 90s में इतनी बड़ी हुई और उसके बाद दैट इज क्वाइट विजिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द जगमोहन डिटेल, मतलब उसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं। वो तो मतलब हमको तो लेट्स नॉट हमको तो उसमें कोई ये अपना शर्म आनी नहीं चाहिए स्पेड को स्पेड बोलने में, बिकॉज वी आर द सफरर्स, हमने सफ़र किया है। तो जो सफ़र करता है उसको तो डरना चाहिए भी नहीं कि जो स्पेड को स्पेड बोले। कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारा जो ये इतना बड़ा हो गया 1990 में। कांग्रेस वाज द मेन पार्टी विच वाज रिस्पॉन्सिबल एंड द जो डिस्पेंसेशन था दैट वाज अंडर द रिजीम ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। तो लेट्स कॉल अ स्पेड। तो जब तक हम स्पेड नहीं करेंगे प्रॉब्लम का रूट कॉज को, तो वो चलता रहेगा। और दूसरा ये कि जस्टिस मे बी डिलेड बट सम टाइम वी आर होपफुल, कश्मीरी पंडित्स हैव बीन ऑलवेज होपफुल कि मिलेगा। और एज आई सेड कि पेन हमको मतलब वी कैन नेवर फॉरगेट दैट पेन, कि किस पेन के थ्रू पास होके हम अभी आज की डेट में जहाँ पे भी हैं, वी मे बी करियर वाइज हम सब सेट हुए होंगे, सेटल हुए होंगे, बट मैं तो इसको बोलता हूँ, आई मीन देयर इज, हमारे लिए तो सेटलमेंट कभी होगा ही नहीं जब तक वी गेट बैक टू दी आवर रूट्स। जब तक हमारे को वापस हम अपनी जगह पे होंगे, मतलब मनी इज इम्पोर्टेंट नॉट एवरीथिंग। जो जो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे को बताइए कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके माइंड में किसी भी दिन कश्मीर के ख्याल नहीं आते होंगे। उनका पास्ट कभी बचपन या कैसे उन्होंने अपनी लाइफ कॉलेज किया, स्कूलिंग की, कोई भी दिन नहीं होता होगा जो उनको याद नहीं आता होगा। दैट मीन्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कश्मीर हमारे खून में बसा हुआ है, एक एक कतरे में बसा हुआ है। तो हम हमारा जाना तो बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे, मतलब। और अगेन जैसा डॉक्टर कुचरू साहब ने भी बोला कि हमको भी हमारे एंड पे भी हमारे, ठीक है ग्रुप्स बोथ हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं विद इन कश्मीरी पंडित्स ऑर्गेनाइजेशन, बट एक कॉमन वॉइस करके, क्योंकि जब तक आपकी वॉइस एक कंसोलिडेट होके आगे नहीं जाएगी, हमारा सुनेगा भी नहीं कोई। हमको भी एक कंसोलिडेटेड वॉइस करके ही जाना पड़ेगा, इवन इफ हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड चाहूंगा लास्ट विजय भारती जी भी अपने वोट दें, विचार मनीष जी, एक पॉइंट लास्ट बोलूंगा कि लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम जैसे हम नेशनलिस्ट कश्मीरी पंडित तो हैं ही हैं, और हम हमेशा नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पहले जब कश्मीर में थे हमको लगता था कांग्रेस नेशनलिस्ट है, तब वहाँ पे उनको सपोर्ट करते थे। उसके बाद हमको बीजेपी मतलब लग रही है कि नेशनलिस्ट पार्टी है, हम उनको सपोर्ट करें बिकॉज हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। तो हम सेल्फिश नहीं होके कि हमारे साथ क्या किया उन्होंने, कश्मीर पंडित के साथ कुछ उन्होंने विजन स्टेटमेंट लेके आए नहीं लेके आए, हम सिंस नेशनलिस्ट हैं इसलिए हम उनको सपोर्ट करें, एंड दैट सपोर्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्लाइंड सपोर्ट। But when it comes to Kashmiri Pandits, so I mean, there is no vision statement over the last vision document over the last 7 years. ठीक है, मतलब एक कश्मीर का एक ओवरऑल विजन डॉक्यूमेंट हो जिसमें हम सबसेट हैं, बट वो कहीं विजिबिलिटी नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग, जो बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट है उसका एक बिग, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एक जो उन्होंने काम नहीं किया है मेरे हिसाब से, वो 370 इज ओके, वो हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आई मीन दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अवर ब्लाइंड सपोर्ट। वी आर नेशनलिस्ट्स, so we support nationalist party, so India first, so that's why we are supporting it. I mean, that's my personal view. Thank you. विजय भारती जी। जी, मुझे लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको खीर भवानी की यूनिवर्सिटी की नींव वहां पर डालनी चाहिए, या ज्येष्ठा देवी
है, और हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जितने जितने हमारे मंदिर हैं उनकी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, क्योंकि जो इस्लामिजेशन है, इस्लामिजेशन को धर्म से ही काटना है, तो सब कुछ अरुण ठीक जी, हो जाएगा। और अरुण शास्त्र, जी, हाँ अरुण जी, हाँ बताइए। जी आप जी। बताएं भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो हमारा विश्वास प्राप्त हो, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का उनको विश्वास प्राप्त हो? विश्वास में तभी आ सकते हैं क्योंकि ज्यादातर वहाँ धर्म की लड़ाई है सर। जहाँ इस्लाम है तो वहां पर जब अगर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अरब में जब वो मंदिर की नींव डाल सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं डाल सकते? वो तो भारत का ही हिस्सा है। अरुण जी, आपके विचार। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जैसा कि पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रॉपर कश्मीरी पंडित के जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके साथ प्रॉपर बैठ के उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही ये चीजें पॉसिबल होगी। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान की जान की कीमत ये आज की डेट में एक्सग्रेशिया से ही तुलना करते हैं। किसी कश्मीरी पंडित को शहीद किया जाता है, उसके बाद एक्सग्रेशिया दे दिया, 4 दिन याद रखते हैं लोग, 5 दिन से भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को प्रॉपर कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि कश्मीरी पंडित्स को प्रॉपरली विद ऑनर अपने घर वापस उनको कश्मीर में सेटल किया जाए। जैसा कि अभी डॉक्टर कुचलू साहब ने भी कहा कि अगर किसी कंट्री हेड का वाकई में ये वो मतलब उनके माइंड सेटअप पे कि हमने कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उनके लिए हमें वैसा ही कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। लाइक जैसे कि 317 हटने के बाद लेह लद्दाख को फायदा हुआ कि उनकी अलग यूटी बन गई, उनका किसी के साथ कोई वो लेन देन। अगर कश्मीरी पंडित्स के लिए भी जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूँ नॉर्थ एंड जम्मू स्पेशली कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर में एक प्रॉपर कोई एरिया देखे जहाँ पे प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए। हमें भी एक यूटी, कश्मीर में एक यूटी बना दी जाए हमारे लिए, सो दैट कश्मीरी पंडित्स की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम कश्मीरी पंडित्स का यहाँ पे असेंबली में एक भी मतलब मेम्बरान नहीं है। अब रिसेंटली हमने लास्ट टाइम उन्होंने 2 कश्मीरी पंडित्स, हमारे जो अमरदास साहब और भारती जी, उनको उन्होंने एज एमएलसी बनाया। बाकी तो हमारी पॉलिटिकल भी हमारा सेटअप कोई नहीं है, पॉलिटिकल करियर ही नहीं है कश्मीरी पंडित का कभी कभी। कश्मीरी पंडित की आवाज उठाए कौन आप तक? भट्ट साहब समाप्त करें आप भी। भट्ट साहब, क्या आपको क्या लगता है? भट्ट साहब, हेलो 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 भट्ट साहब। नहीं, भट्ट साहब अपनी सीट पे नहीं मेरे को लगता है। वो अच्छा, शायद चले गए। मेरा एक क्वेश्चन कांदरू जी से है। क्वेश्चन नहीं कह सकता मैं। कांदरू जी, जब से आपको मालूम है कि हमारा जो विस्थापित कब तक ग्रुप है, यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ पे है? जितने भी हमारे अब कश्मीर में 47 से लेके अभी तक जितने भी कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया है, तो हम लोगों का मोटिव ये है कि इनकी आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए लोगों के पास, पूरे दुनिया में फैल जाए इनकी आवाज कि असली दर्द क्या हुआ, इनके साथ कैसे हुआ है। मैं आपसे खाली ये वो चीज का, आई नो दैट कि आप यहाँ पे उस चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपसे हम ये बड़ी हमारी खुशी होगी कि अगर इनको जस्टिस देने के लिए हमें जितना भी करना चाहेंगे वो लीगली किस तरह से हो जाए, सो दैट वी कैन गो इट एनी एक्सटेंट। हम चाहते हैं कि आप हमारे उसमें चीज में पूरा सहयोग दे दें उस चीज अच्छा, लीगली आप ये जानना चाहते हैं कि हम लीगली किस हद तक जा सकते हैं इसमें? जो हमारे कश्मीरी शहीद हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी है कश्मीर में, यस अगर किया गया है, उनके लिए हम लीगली किस हद तक जा सकते हैं? यस। देखिए, इसमें ऐसा है कि लीगली तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो दूसरी बात ये पीआई लगा सकते हैं हम कि इनफैक्ट अगर कश्मीरी पंडित्स की वापसी ये चाहते हैं, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स जो ये कहते हैं कि घर वापसी हम करना चाहते हैं, उसमें हम पीआईएल लगा सकते हैं कि उसमें हम ये पूछ सकते हैं पीआईएल में कि वेदर कश्मीरी पंडित्स को अगर आप घर वापस ले जाने का दावा करते हैं, हर दिन आए चौथे दिन यहाँ पे हम पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के ये देखते हैं कि हम कश्मीरी पंडित्स को जी अपने घर वापस विद ऑनर एंड डिग्निटी लेके जाएंगे, लेकिन कैसे वो पॉसिबल रहेगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को, उस चीज के लिए मतलब जिम्मेवार रहेगी? उस चीज के लिए क्या करने के गॉड फॉरबिड कुछ मिसहैप होता है कश्मीरी पंडित के साथ,
वो सारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दायरे में ही आएगा। बाकी ऑप्शन फॉर वी पीपल टू गो विद लीगल फाइट इन द कोर्ट ऑफ। धन्यवाद संदीप जी। मैं चाहूंगा कि आपने सबके विचार सुने, तो आप इस पे अपने विचार व्यक्त करें कि आपको क्या लगता है कि कंक्लूजन में हमें, जैसे ज्यादातर लोगों ने कहा होमलैंड, तो क्या लगता है कि होमलैंड ही हमारी फाइनल डिमांड होनी चाहिए और उसके सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं? संदीप जी। अब ये देखिए कि हमारा तो जो कम्युनिटी है, काफी बड़ी कम्युनिटी है, उसमें कई सारे ग्रुप्स भी हैं और अलग अलग ग्रुप्स जो है वो अलग अलग एजेंडा लेके चलते हैं। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो दैट विल बी माय पर्सनल ओपिनियन। दैट विल बी माय पर्सनल ओपिनियन। हाँ, दैट विल बी माय पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछ ही रहे, आई एम इन फेवर ऑफ होमलैंड, बट अगेन दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। विनोद जी, हेलो विनोद जी प्लीज स्विच ऑफ योर फोन। हाँ जी, हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी जो है मैं तो सभी जो हमारे यहाँ पे आए थे, गेस्ट आए थे, उनको बड़ा गौर से सुना और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। संदीप जी, आप, हाँ विशाल जी बोलिए आप। हाँ, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता था कि जैसे अभी तक हमने सभी के विचार सुने, अपने जितने भी हमारे यहाँ पर आए थे इस समय गणमान्य व्यक्ति, समस्या ये है कि आपका कि मूल स्तर पे हम लोग कोई भी ना ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं हो पा रही है जिससे कॉन्फिडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लोगों के बीच में कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये है आपका कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का गवर्नमेंट के पास सीबीएम कोई है नहीं। साथ ही साथ हम लोगों का कोई अपेक्षित दबाव सरकार के ऊपर जैसा चाहिए, क्योंकि अब तक आप ये देखेंगे कि 90 में के बाद तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद 2003 का हमें नंदी मर्ग याद है कि नंदी मर्ग में क्या हुआ था, जबकि कश्मीर में कहते हैं कि उस समय मिलिटेंसी डाउन चली गई थी। साथ ही साथ आप ये देखें कि उन परिस्थितियों में मिलिटेंसी के बाद में जो है अपना आगे और भी कई ऐसी हादसे या वारदातें होती रही जिनसे ये लगा कि कश्मीर में अभी परिस्थितियां कहीं से कहीं तक अनुकूल नहीं है। तो सरकार सीबीएम जब तक नहीं बनाएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक ये सीबीएम तैयार नहीं करेगा, क्योंकि वहां के लोकल्स जो खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कहती है और कहने को वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटी है जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा भी किया और हमारे जो है विस्थापन के लिए वो सबसे बड़े जिम्मेवार भी रहे। तो उन लोगों पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर 370 हटने के बाद जो कई सालों का शिगुफा था कि 370 हटेगी और 370 हटने के बाद पता नहीं कश्मीर में क्या चीज जो है चेंज हो जाएगी, तो वो जो चीजें हैं आपकी अब तक नहीं बदल पाई हैं। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट पे ही दबाव आए, क्योंकि बार बार हमारी माइक्रो कम्युनिटी है जो जिसकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। इस तरीके से अगर हम अपने लोगों को खोते रहेंगे तो एक दौर ऐसा आएगा आपका कि जो कश्मीर में रह रहे हैं वो तो नाम मात्र को है, बाकी जगहों पे भी हम पारसियों की तरह जो है खत्म होने वाले हैं। तो हमारी कम्युनिटी के साथ सरकार का ये दोहरा रवैया और सरकार की कोई पर्टिकुलर या कोई दमपुख्त ऐसी रणनीति नहीं है जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये कल्चरल हमारी मौत है, साथ ही साथ हमारी जनसंख्या तो घटी रही है, बहुत से दायरों में हम बहुत ज्यादा सीमित होते जा रहे हैं। तो इस तरीके के जब तक वारदातें नहीं रुकेंगी और सरकार सीबीएम नहीं बनाएगी कोई और अपना जो जिम्मेवारी जब तक नहीं निभाती है, क्योंकि मुख्य धारा में अगर हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, राकेश पंडिता जी ने जान गंवाई अपने बिहाफ पे क्योंकि वो मुख्य धारा में आना चाह रहे थे कश्मीर की, जिससे यहीं के लोगों ने मुसलमानों ने निकाल के बाहर किया हमें। ऐसे ही आपका अजय जी भारती जी का भी शहादत हुई, तो वो भी मुख्य धारा में आए थे निकल करके कि कश्मीर के लोगों के साथ इंटरकनेक्ट होकर के दोबारा से वापसी हो। पर जब हमारे आने वाले ऐसे लोगों को वो खत्म कर देंगे तो कश्मीर में शायद हमारी वापसी बड़ी मुश्किल है और लगता नहीं है कि इन हालात में हम कर पाएंगे वापसी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी संदीप जी। संदीप जी। हाँ जी जी, मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं यहाँ पे सभी गेस्ट का, हाँ सभी का गेस्ट का ना फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप जैसे सभी को पता ही है कि ये पिछले 2 महीने बड़े टफ गुजरे हैं सबके लिए बिकॉज ऑफ कोविड।
हमने बहुत सारे लोग खोए हैं अपने। पिछले 2 महीनों में मे बी 2 लाख लोग, 1.5-2 लाख ऑफिशियल जो फिगर है वो उनका बेचारों का स्वर्गवास हो गया। और इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी में भी मेरे हिसाब से करीबन 1000 लोगों की डेथ हुई है। तो पहले तो उनको भी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। और जहां तक आज के प्रोग्राम की बात है, हमने सभी को सुना, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत ही लॉजिकल एक डिस्कशन हुआ। अब मैं ये जो आज का कार्यक्रम है, चूंकि अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है, काफी हो गया है, तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम एंड आई थैंक अगेन जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए यहाँ पे, उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार।